मेथड होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो न्यू क्रिटिक्स हैं वो क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो न्यू क्रिटिक्स हैं वो हमसे कहते हैं कि टेक्स्ट को समझने के लिए टेक्स्ट के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले टेक्स्ट के अंदर देखो, लेकिन इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, अब इसी को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, राइट। तो आ जाते हैं कि व्हाट इज लिटरेरी थ्योरी। लिटरेरी थ्योरी क्या होती है? तो फ्रेंड्स, सिंपल लैंग्वेज में थ्योरी इज लाइक अ फ्रेमवर्क और अ लेंस, और वी कैन से इट्स अ सेट्स ऑफ रूल, राइट। जैसे हम किसी चीज़ को हमको देखने हैं तो उसको देखने के लिए हम डिफरेंट लेंसेज यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक नॉवल लिया हमने और एक नॉवल को हम फेमिनिस्ट थ्योरी के लेंस से देखना है हमको, तो हम क्या समझेंगे वहाँ पे? तो हम वहाँ पे वुमेन, जेंडर और पावर को फोकस करेंगे। अगर हम मार्क्सिस्ट थ्योरी के लेंस से देखेंगे तो हमको क्लास, मनी, लेबर और इकोनॉमिक पावर देखेंगे। और अगर हम न्यू क्रिटिसिज्म के लेंस से देखेंगे तो हम मेनली टेक्स्ट की लैंग्वेज, उसका फॉर्म क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये तो होगी हमारी लिटरेरी थ्योरी। आप भी लिटरेरी थ्योरी को कैसे डिफाइन करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, राइट। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है? तो फ्रेंड्स, the actual practice of interpreting, analyzing and evaluating a literary work. A critic applies concept or method to a particular text. उसको हम बोलते हैं literary criticism, right? मीन्स जब हम किसी पर्टिकुलर लिटरेरी टेक्स्ट को एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं यूजिंग अ पर्टिकुलर मेथड, तो उसको हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहते हैं। एक फेमस सा वर्क है जेन आयर। अब जेन आयर को मान लो हमको दिया है कि फेमिनिस्ट थ्योरी से इसको एनालिसिस करना है, तो वो वर्क कैसा हो जाएगा? फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। किसी पोएम को उसकी इमेजरी से, आयरनी से, पैराडॉक्स और स्ट्रक्चर के थ्रू हमको एनालिसिस करना है, तो उसको हम फिर क्या बोलेंगे? न्यू क्रिटिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म, राइट। तो हम याद कर सकते हैं थ्योरी लाइक ए फ्रेमवर्क मेथड ऑफ थिंकिंग, क्रिटिसिज्म एप्लीकेशन ऑफ दैट फ्रेमवर्क टू टेक्स्ट, राइट। तो इस चीज को आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। थ्योरी, लेंस, क्रिटिसिज्म, लेंस का यूज करके टेक्स्ट को एनालिसिस करना है, इस डिफरेंस को याद रखें। नाउ व्हाट इज द न्यू क्रिटिसिज्म? तो जो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसके हिसाब से आप एक चीज़ तो समझ रहे हैं, न्यू क्रिटिसिज्म एक टेक्स्ट सेंटर अप्रोच है, राइट। और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट दिए गए हैं जो इसके बैकग्राउंड में इस न्यू क्रिटिसिज्म के डेवलप होने में फ्रॉम सेवरल अर्ली स्टैंड ऑफ द 20th सेंचुरी क्रिटिसिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम एक बार देख लेते हैं फिर हम कंटिन्यू करते हैं। Like T.S. Eliot, Tradition and the Individual Talent, 1990, Stress, Impersonality and the Relation of the New Work to Tradition. और T.S. Eliot का एक और वर्क है Hamlet and His Problem, 1921, Introduce the idea of objective correlatives. आप टेंशन मत लो, इसको हम अभी आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आइए रिचर्ड का प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, इन्वेस्टिगेट हाउ लिटरेरी लैंग्वेज एंड वैल्यू कैन बी क्रिटिकली एनालाइज्ड। इनका एक और वर्क है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, डिमॉन्स्ट्रेट इंटेंसिव टेक्स्ट सेंटर एनालिसिस ऑफ पोएम विदाउट सप्लाइंग ऑथर और कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमारा न्यू क्रिटिसिज्म के जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। विलियम एम्सन का 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलप एम्बिग्यूटी एज ए सेंट्रल फीचर ऑफ पोएटिक लैंग्वेज, राइट। तो हमने देख लिया कि न्यू क्रिटिसिज्म एक टेक्स्ट सेंटर अप्रोच है और ये सारे टेक्स्ट डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। हाँ, एक चीज़ आपसे और कहना चाहूँगी, प्लीज़ इनको अच्छे से नोट डाउन करें अपनी पेन और कॉपी लेके, और इन सारे वर्क को एक एक करके आप विकिपीडिया पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जो भी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन उसको राइट डाउन करें आपके एग्जाम के लिए, जो भी यूज़फुल है, इनकी समरीज या इनमें क्या क्या बताया गया। तो न्यू क्रिटिसिज्म जो है वो उसको टेक्स्ट सेंटर अप्रोच है, मतलब
फोकस कहाँ पे रहता है न्यू क्रिटिक्स का? ऑन द टेक्स्ट, फोकस इज ऑन द टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल हम एक पोएम पढ़ रहे हैं, पोएम में रिपीटेडली वर्ड्स आ रहे हैं, डार्क, लोनली, एम्प्टी, साइलेंट. तो न्यू क्रिटिक क्या करेगा? वो पोएट की बायोग्राफी सर्च करने की वजह पहले ये देखेगा कि ये जो वर्ड्स हैं बार बार यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, इनका रिलेशनशिप क्या है, ये वर्ड्स पोएम का मूड कैसे क्रिएट कर रहे हैं. तो इसको हम बोलते हैं क्लोज रीडिंग. सिंपल एग्जांपल है, ले लेते हैं कि सपोज एक पोएम में लाइट बार बार आ रहा है, लाइट शब्द. नॉर्मली हम क्या कहेंगे, लाइट मीन्स होप होती है, बट न्यू क्रिटिक इतनी जल्दी कंक्लूजन पर नहीं जाएंगे. वो देखेंगे क्या पोएम में लाइट एक्चुअली होप को रिप्रेजेंट कर रही है, या कहीं लाइट एक्सपोज कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, मे बी डार्कनेस कंफर्ट दे रही हो, और लाइट पेन. सो न्यू क्रिटिसिज्म क्या कहते हैं, न्यू क्रिटिक क्या कहते हैं, डोंट अज्यूम, रीड द एविडेंस. टेक्स्ट में क्या है उसको रीड करो. ऑलराइट. नाउ अब इसका नाम न्यू क्रिटिसिज्म ही क्यों पड़ा? तो यहाँ पर एक जो राइटर है जॉन क्रो रैनसम, इनकी एक बुक है पब्लिश की इन्होंने, द न्यू क्रिटिसिज्म, पब्लिश इन 1941. और ये पर्टिकुलरली इस मूवमेंट के नाम के लिए पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है ये बुक. इसी के नाम पर इस क्रिटिसिज्म का नाम न्यू क्रिटिसिज्म पड़ा. पर ये टर्म जो कॉइन की है, इस चीज को आप नोट डाउन करें, वो करी है J.E. स्पिनगन ने 1910 में. राइट नाउ, लेकिन जो न्यू क्रिटिसिज्म वो एक दिन में तो क्रिएट हुआ नहीं होगा, इसके पीछे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स का कंट्रीब्यूशन रहा है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. पीछे लास्ट स्लाइड में हमने पढ़े T.S. एलियट्स, आई रिचर्ड्स, विलियम एम्सन. राइट. तो ये सब जो हैं, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारा आई रिचर्ड्स की प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929. इसमें पोएम्स को क्लोजली एनालिसिस करने की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. जैसे अभी ऑलरेडी मैंने अभी लास्ट भी एग्जांपल लिया कि आपको एक पोएम दे दी जाए, ठीक है, पोएट का नाम ना बताया जाए, तो आपको सोच पोएम मिले और आपको क्या करना है कि पोएम के वर्ड्स और स्ट्रक्चर से मीनिंग निकालना है. तो यही ये अप्रोच है जो न्यू क्रिटिसिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपके लिए मैं एक पैराग्राफ पढ़ के बताती हूँ फ्रॉम द बुक, जस्ट केयरफुली सुनिएगा, आपकी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, one of the most influential new critical work of the age, was along with his earlier principle of literary criticism 1924 an attempt to formulate clear-cut approaches to a systematic study of literary text. अब रिचर्ड्स क्या करते हैं, रिचर्ड्स पेड अटेंशन टू द फॉर्म एंड लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट. ये टेक्स्ट की लैंग्वेज और फॉर्म पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड एक्सक्लूडेड ऑल बायोग्राफिकल एंड कॉन्टेक्चुअल डिटेल्स एज बीइंग अननेसेसरी टू द टेक्स्ट. He handed out poem to student after removing all information about the author of the context in order for them to come to an understanding of the mechanics of literary response, unmediated by anything. कुछ भी नहीं है बीच में, मतलब other than the text, बस text और the reader. His interest lay in the interpretive process which is termed, उसको नाम दिया गया literary judgment, and the way the text determined this process. Right? Richards क्या believe करते थे, that when the student responded to the emotion and ideas in the text, they organized and understood their own emotion and psychic makeup better. और उन्होंने जो उसका रिजल्ट आया, उन्होंने देखा कि उनके हर स्टूडेंट ने जो उसका इंटरप्रिटेशन किया था वो बिल्कुल ही अलग अलग अपने हिसाब से किया था, बिल्कुल डिफरेंट था. राइट नाउ यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ जो ब्रिटिश प्रिकर्सर थे सच एज एलियट, रिचर्ड्स, एम्सन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द मेथड, बट न्यू क्रिटिसिज्म इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द अमेरिकन फॉर्मलिस्ट मूवमेंट्स. राइट. अब हम इसके कुछ कोर प्रिंसिपल्स के बारे में देख लेते हैं. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज ऑटोनॉमी. लिटरेरी टेक्स्ट को एक इंडिपेंडेंट वर्बल स्ट्रक्चर के रूप में ही स्टडी करना.
एग्जाम्पल ले लेते हैं, O2 नाइटिंगेल का। हम मान लो O2 नाइटिंगेल को एनालिसिस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो पहले पोएम के हम अंदर देखेंगे पोएम की लैंग्वेज कैसी, उसकी इमेजरी कैसी, उसका कॉन्ट्रास्ट कैसा, उसका टोन कैसा है, और जो पोएट की पर्सनल लाइफ है वो तो बाद में आएगी। देन क्लोज रीडिंग, मैंने अभी बताया आपको। क्लोज रीडिंग का मतलब है टेक्स्ट को केयरफुली रीड करना। एक सिंपल सेंटेंस ले लिया, द नाइट इज डार्क, और इमेजिन कीजिए कि पोएम में जो नेक्स्ट लाइन आ रही, एट आई सी द ब्राइटेस्ट स्टार्स। अब क्लोज रीडर क्या देखेगा, डार्कनेस और ब्राइटनेस का कॉन्ट्रास्ट हो गया, क्यों है? क्या डार्कनेस डिस्पेयर है, क्या स्टार होप्स हैं, क्या डार्कनेस के अंदर ही होप पॉसिबल है? तो यानी हम वर्ड्स के रिलेशनशिप को एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पर। ये हुआ हमारा क्लोज रीडिंग। ऑर्गेनिक यूनिटी, ऑर्गेनिक यूनिटी का सिंपल मतलब हुआ कि पोएम के डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पोएम है जो विंटर से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है स्प्रिंग सीजन में, तो ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं हो सकती। विंटर को हम ले सकते हैं एज अ डेथ, स्टैग्नेशन, स्प्रिंग में रिन्यूअल हो रहा है, लाइफ आ रही है। तो पोएम का स्ट्रक्चर भी मीनिंग क्रिएट कर रहा है। दैट्स इज द ऑर्गेनिक यूनिटी। फॉर्म और मीनिंग क्या है? न्यू क्रिटिक्स के लिए फॉर्म और मीनिंग दोनों सेपरेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पोएट शॉर्ट ब्रोकन सेंटेंस यूज कर रहा है, लाइक आई वेटेड, नथिंग, साइलेंस, तो ये ब्रोकन स्ट्रक्चर भी मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं इसको सिंपल प्रोज में लिख दूं, आई वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम बट नोबडी केम, इन्फॉर्मेशन सेम हो सकती है बट इफेक्ट सेम नहीं है। दैट इज वाई फॉर्म मैटर्स। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, critical claim should be demonstrated from the text, text and text। हम टेक्स्ट पे ही फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट देयर इज सम वोकेबुलरी जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम लेते हैं अपना एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का सिंपल मीनिंग हम कह सकते हैं एक एक्सप्रेशन के मल्टीपल मीनिंग्स। एम्बिगुअस चीजें हो जाती हैं जब, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, आई सॉ हर डक, मीनिंग क्या हुआ? मैंने उसका डक देखा, या मैंने देखा कि वो नीचे झुकी। सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग। लिटरेचर में एम्बिग्यूटी और भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। विलियम एम्सन की जो फेमस बुक है 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी 1930, जिसमें उन्होंने 7 टाइप जो बताए हैं, वो मैं आपको यहीं पर चलो बता देती हूँ, एक बार आपके ब्रेन में थोड़ा सा सेट हो जाएगा। विलियम एम्सन ने जो 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी बताई हैं, नंबर 1 उन्होंने बताया मेटाफर। अब हम मेटाफर यूज कर रहे हैं तो वो भी एम्बिग्यूटी क्रिएट करता है। सेकेंड वन, 2 डिफरेंट मेटाफर एट वंस, एक ही टाइम में हम जब 2 मेटाफर यूज कर रहा है राइटर। थर्ड वन, 2 आइडिया इन ए वर्ड, एक ही शब्द में अगर 2 आइडिया होंगे तो ऑब्वियसली एम्बिग्यूटी तो क्रिएट होगी। नंबर 4, 2 or more meanings that do not agree by combining to make complicated state of mind, right? Fourth one, when the author discovered his idea in the act of writing, मतलब author कुछ लिख रहा है और लिखते लिखते suddenly while writing a second idea comes in the author mind, ambiguity create हो गई ना। When reader invent his or her own statement, 2 words that within context are opposite that expose a fundamental division in the author's mind। ये जो है 7 टाइप की एम्बिग्यूटी, ये हमारे विलियम एम्सन ने बताई है। आप इनको और डेप्थ में जाके पढ़ सकते हैं। आयरनी, अ गैप ऑफ टेंशन बिटवीन लिटरल एंड द इम्प्लाइड मीनिंग। क्या डिफरेंस है? हमने कहा कि बाहर बहुत हैवी रेन हो रही है, रेनी सीजन भी हो रहा है, और कोई उसके लिए कहे व्हाट ए लवली डे। लिटरल वर्ड्स तो अपोजिट हैं, बट कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि स्पीकर एक्चुअली अपोजिट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। आयरनी क्रिएट हो गई। पैराडॉक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। पैराडॉक्स इज एन apparent contradiction that reveals a deeper meaning। अब इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझते हैं।
लेस इज मोर, ठीक है। तो पहले हमने इसको सुना लेस इज मोर, सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, रॉन्ग लग रहा है ना। लेस कैसे मोर हो सकता है? बट अगर हम इसके डीपर मीनिंग में जाएंगे, समटाइम्स सिंप्लिसिटी इज मोर इफेक्टिव देन एक्सेस। डीपर मीनिंग हुआ ना। पोएट्री में पैराडॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पोएट्री ऑफन कंटेन अपरेंटली अपोजिट आइडिया। इसीलिए जो न्यू क्रिटिसिज्म को मेन यूज किया गया वो पोएट्री पर ही यूज किया गया है। टेंशन, द प्लेजर और बैलेंस अमंग कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट इन अ पोएम। फॉर एग्जाम्पल, लव एंड हेट, फ्रीडम एंड रेस्ट्रिक्शंस, लाइफ एंड डेथ। अगर एक पोएम साइमल्टेनियसली लव और पेन दोनों ही एक्सप्रेस कर रही है तो टेंशन क्रिएट करता है। हियरसी ऑफ पैराफ्रेज, वेरी इंपॉर्टेंट, और कई बार नेट सेट मतलब पूछा ही गया, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम जैसे किसी पोएम का एग्जांपल लेते हैं। कोई पोएम है 20-30 लाइन्स की। अब स्टूडेंट ने बोला कि इसका मीनिंग सिंपल मीनिंग है, लाइफ इज डिफिकल्ट। अब ब्रुक्स कहेंगे बस इतना कह देना इनफ नहीं है, बिकॉज पोएम का मैसेज मीनिंग सिर्फ मैसेज नहीं है, द वे द पोएम सेज समथिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट्स मीनिंग। और इसी को जो ब्रुक्स है हमारे वो हियरसी ऑफ पैराफ्रेज कहते हैं। कि किसी पोएम का हम पैराफ्रेज करके उसमें लिख देंगे, प्रोज में ला देंगे तो उसका एसेंस गायब नहीं हो जाएगा। तो ब्रुक्स वार्निंग दैट ए पोएम कैन नॉट बी रिड्यूस टू ए प्रोज समरी, उसका एसेंस खत्म हो जाता है, राइट। अब हम जो इनके मेजर क्रिटिक्स हैं और उनके सिग्नेचर आइडियाज देख लेते हैं। जॉन क्रो रैंसम, द न्यू क्रिटिसिज्म 1941, named the movements, argued for criticism as a distinct discipline. Then Kenneth Brooks, Understanding Poetry 1938, and the Well-Wrought Urn, very important, 1947। इसकी डेट आपको इजीली याद रह जाएगी। और इनके कॉन्सेप्ट पैराडॉक्स, आयरनी, क्लोज रीडिंग, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। एंड ये दोनों भाई सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेट का फेवरेट क्वेश्चन, एक तो लॉन्ग पैरल वाला और एक ये डब्ल्यू के विमसट एंड मोनरो व्यत्सले। एंड कॉन्सेप्ट द इंटेंशनल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी में भी देखेंगे आगे। एंड विलियम एम्सन, 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी 1930, एम्बिग्यूटी एंड मल्टीपल मीनिंग इन द पोएटिक लैंग्वेज, जिसके बारे में लास्ट स्लाइड पे देखा था, राइट। हम क्लिंस बुक के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं, क्लियरली समझते हैं। ब्रूक्स के अकॉर्डिंग पोएट्री को एक सिंपल मैसेज में रिड्यूस नहीं किया जा सकता। ये इन्होंने अपने अंडरस्टैंडिंग पोएट्री में बोला 1938 में, जो इन्होंने लिखी है, रिटन विद द रॉबर्ट पेन वेरन। एंड इट प्रेजेंट्स पोएट्री एज समथिंग दैट मस्ट बी अंडरस्टूड through its language, structures and internal relationship rather than reduced to a simple meaning. एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक पोम है अबाउट अ सोल्जर। अब पोम में सोल्जर वॉर में जा रहा है, ठीक है। अब एक इसका कोई भी सिंपल सा पैराफ्रेज हो सकता है, द पोम इज अबाउट वॉर, बट अकॉर्डिंग टू ब्रूक्स दैट्स नॉट इनफ। हमें देखना होगा सोल्जर के वर्ड्स क्या हैं, वॉर को किस इमेजरी से रिप्रेजेंट किया गया है, क्या सोल्जर साइमल्टेनियसली ब्रेव भी है और एफ्रेड भी। अगर पोएम सोल्जर के करेज और फियर दोनों को ही शो करती है, देन द कॉन्ट्राडिक्शन इज मीनिंगफुल। यही पोएटिक कॉम्प्लेक्सिटी है, और इसीलिए ब्रूक्स के लिए पोएम एक वेल रॉट एंड होल होती है, राइट। एंड इनका जो मेजर कलेक्शन ऑफ ऐसे है वेल रॉट एंड, जिसके की चैप्टर्स हैं द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स एंड द हियरसी ऑफ पैराडॉक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से डीपली स्टडी करें। अब हमारे 2 इम्पॉर्टेंट फैलेसीज आ गए। फैलेसी का सिंपल मीनिंग होता है एरर, इंटेंशनल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी। तो हम सबसे पहले इंटेंशनल फैलेसी को समझ लेते हैं। Do not treat the author's private intention as the decisive standard for judging a literary work. The relevant evidence is the work itself and its public textual feature. ठीक है, अब सिंपल से उसमें समझते हैं। अब हम बोलते हैं, मैंने कहा
पोएट डेफिनेटली वांटेड टू से दैट लव ऑलवेज एंड्स इन पेन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, टेक्स्ट में एविडेंस क्या है? नो, अब आप मेरे को आंसर कर रहे हो बिकॉज पोएट ने इंटरव्यू में ऐसा बोला था। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपने न्यू क्रिटिक भाई साहब को भी बुलाते हैं, वो क्या कहेंगे? तो न्यू क्रिटिक भाई साहब कह रहे हैं कि ऑथर की जो प्राइवेट इंटेंशन को फाइनल अथॉरिटी मत बनाओ। दिस इज रिलेटेड टू इंटेंशनल फैलेसी। अब हमारी सेकेंड सिचुएशन पे हम आ जाते हैं, जहां पर डू नॉट ट्रीट द रीडर्स इमोशनल रेस्पॉन्स एज द डिसिसिव मेजर ऑफ द पोएम मीनिंग्स और वैल्यू। क्रिटिकल जजमेंट शुड रिमेन ग्राउंडेड इन द वर्क। ठीक है, यहां पर अब मान लो क्या बोलते हैं कि सपोज स्टूडेंट आप बोल रहे हो कि मुझे ना ये वाली पोएम पढ़कर रोना ही आ गया, सो दिस इज अ सैड पोएम। अब यहाँ पे हमारे न्यू क्रिटिक भाई साहब को बुलाएंगे तो वो कहेंगे कि आपका इमोशनल रिस्पॉन्स, किसका? रीडर का इमोशनल रिस्पॉन्स पोएम को ऑब्जेक्टिव मीनिंग डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, तो ये है हमारी अफेक्टिव फैलेसी। अब इसको हम एक बहुत इजी पीजी ट्रिक में याद रखो। इंटेंशनल फैलेसी में इंटेंशनल फैलेसी इक्वल टू इंटेंशन, इंटेंशन किसकी इक्वल टू ऑथर। इसको आप ऐसे राइट डाउन करके याद रख सकते हो। अफेक्टिव फैलेसी में इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, किसके इमोशन पे पड़ रहा है? रीडर के। किससे रिलेटेड हुई? रीडर से। और हमारे जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो किस पे फोकस है? टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, यही यहाँ पर कहा गया। आप आई होप आपको समझ में आया हो अच्छे से। यहाँ पर ये अफेक्टिव फैलेसी का एक सेपरेट वीडियोस भी है मेरे लिटरेरी टर्म वाले कोर्स में, आप वहां पर जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द वर्बल आइकन। W. K. Wimsett's collection of essays including the influential fallacy essays। ये इनका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। वर्बल मीन्स है यहाँ पर वर्ड्स, आइकन यानी लिटरेरी वर्क को एक सिग्निफिकेंट वर्बल ऑब्जेक्ट के रूप में समझने की तरफ ये पॉइंट करता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम साइलेंस का। ठीक है, पोम में वर्ड साइलेंस 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब न्यू क्रिटिक क्या कहेंगे? वाई? क्या साइलेंस सिर्फ अब्सेंस ऑफ साउंड है, या इमोशनल आइसोलेशन है, या इट्स रिलेटेड टू डेथ, या इट्स कम्युनिकेशन फेलियर? देन देखेंगे कि पोएम के अदर वर्ड्स और इमेज के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। यानी अगेन हमने क्या देखा, टेक्स्ट के जो वर्ड्स हैं उनका रिलेशनशिप, उनका पैटर्न, उनका मीनिंग क्या है। इसको हम कहते हैं दिस इज अ न्यू क्रिटिकल थिंकिंग। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि न्यू क्रिटिसिज्म डजंट मीन नेवर यूज कॉन्टेक्स्ट। इसे याद रखना। इट मीन्स दैट टेक्सचुअल एनालिसिस इज द प्राइमरी मेथड फॉर जजिंग हाउ द वर्क फंक्शंस एज literature. Right? Now, how to do a new critical reading? A practical 5-step method for exam answer. इसको आप देख लेते हैं कि analyze the poem using the new critical approach। आपसे ऐसे बोला तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, क्या रिपीट हो रहा है, इमेजेस क्या है, यहाँ पर वर्ड्स क्या हैं, कॉन्ट्रास्ट क्या है, ये हमने एक पोएम को ऑब्जर्व किया। फिर हम कनेक्शन ढूंढेंगे कि एलिमेंट को एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। फाइंड टेंशन, टेंशन कैसे फाइंड करेंगे? क्या पोएम में अपोजिट आइडियाज हैं? फॉर एग्जांपल लाइफ वर्सेस डेथ, लव वर्सेस पेन, फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। देन फॉर्म, लैंग्वेज और स्ट्रक्चर मीनिंग क्रिएट कैसे कर रहे हैं, हाउ, सिंटेक्स क्या, रिदम क्या, इमेजरी कैसे क्रिएट हो रही है। ठीक है, एंड लास्ट यूनिटी, ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज मिलकर पोम का ओवरऑल मीनिंग कैसे क्रिएट कर रही हैं। राइट, थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। विंटर केम, ठीक, इमेजिन पोएम स्टार्ट हो रही है, विंटर केम, एंड हो रही है द गार्डन
blooms again. आप सिंपली नहीं कहेंगे कि विंटर मीन्स बैड थिंग एंड स्प्रिंग मीन्स गुड थिंग. आप उसमें क्या क्या देखेंगे. वाई डज द पोएम बिगिन विद विंटर सॉरी, वाई डज इट एंड विद स्प्रिंग. ठीक है. what changes between them and what imagery connect them. That is the close reading. Strength and the limitation. तो यहाँ पर न्यू क्रिटिसिज्म की कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ बताई गई हैं. फर्स्ट, ये हमें क्लोज रीडिंग सिखाता है. टेक्सचुअल एविडेंस यूज करना सिखाता है. लैंग्वेज और फॉर्म को सीरियसली लेना है हमको, स्पेशली पोएट्री एनालिसिस के लिए ये बहुत ही यूजफुल है. लिमिटेशन, सपोज एक नोवेल कॉलोनियल इंडिया में सेट है. ठीक है. अगर हम सिर्फ लैंग्वेज और स्ट्रक्चर को देखेंगे और कॉलोनियल हिस्ट्री को बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे तो क्या हम नोवेल का कंप्लीट मीनिंग समझ पाएंगे. प्रोबेबली नॉट. एंड इसी रीजन से लेटर थ्योरीज ने न्यू क्रिटिसिज्म को चैलेंज भी किया. लाइक फेमिनिस्ट थ्योरी, फेमिनिज्म में क्या कहेंगे, जेंडर को देखो. मार्क्सिज्म में क्या आया, क्लास देखो. पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी क्या कहेगी, कॉलोनियल पावर को देखो. रीडर रेस्पॉन्स थ्योरी क्या कहेगी, रीडर का रोल देखो. टेंशन मत लो आप, ये सारी थ्योरी धीरे आएंगी और हम इनको बहुत ही इजी पीजी वे में समझेंगे. सो डोंट वरी. सो न्यू क्रिटिसिज्म यूजफुल है बट इट इज वन लेंस, नॉट द ओनली लेंस. नाउ ये स्लाइड आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इसको तो आप कहीं पे राइट डाउन कर लो अच्छे से और अपने सामने ही कहीं पे भी इसको पेस्ट कर लो. उससे क्या होगा, ये आपके आंखों के सामने आते रहेंगे ना ईयर, तो आपको चीज़ जल्दी से याद होंगे. और ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एक बार हम देख लेते हैं एक नज़र में. 1919 T.S. Eliot, Tradition and Individual Talent. 1921 T.S. Eliot, Hamlet and His Problem. 1924 I.A. Richards, Principle of Literary Criticism. 1929 I. Richards, Practical Criticism. 1930 William Ampson, Seven Types of Ambiguity. 1937 John Coranson, Criticism Inc. एंड 1938 ब्रूक्स एंड वॉरेन दोनों ने साथ में लिखा है, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री. 1941 रैंसम, द न्यू क्रिटिसिज्म, जहाँ से टर्म आई है. बिम्सटेड एंड वेट्सले, द इंटेंशनल फैलेसी. ब्रूक्स का द वेल रॉटन, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे हमने द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज को भी पढ़ा था. 1949 में है विलियम बिम्सटेड एंड वेट्सले की द अफेक्टिव फैलेसी. इनका जो मेन वर्क है जिसमें इनके एसेस पब्लिश हुए थे 1954 द वर्बल आइकन. तो ये आपको सारे ईयर अच्छे से क्रिटिक को देखिए, कॉन्सेप्ट को देखिए, टेक्स्ट को रिलेट कीजिए तो ये ईजी रहेगा. और यहाँ पर किसी चीज़ को हम जब बार बार देखते हैं तो हमको जल्दी याद होती है. इसलिए मैंने आपको कहा इसको राइट डाउन कीजिए, अपने सामने पेस्ट कर लीजिए कहीं भी किसी वॉल पे और डेली इसको रिवीजन कीजिए. यहाँ पर एक छोटा सा रिवीजन दिया है मैंने. हाँ चलो एक बार पढ़ लेते हैं. न्यू क्रिटिसिज्म मीन्स हमने देख लिया, टेक्स्ट सेंट्रिक क्रिटिसिज्म. मेजर मेथड क्लोज रीडिंग. न्यू क्रिटिसिज्म, द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 में किसने, रैंसम ने. सप्लाइड द मूवमेंट्स नेम, रिचर्ड्स ने. प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जिसमें जो अपने स्टूडेंट को पोम्स देते हैं और उनका जो हर कोई स्टूडेंट अलग अलग टाइप से उनको इंटरप्रेट करता है. प्रैक्टिकल टेक्स्ट सेंटर्ड एनालिसिस. एम्सन सेवन टाइप एम्बिग्यूटी हमने देख ली. ब्रूक्स की अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, द वेल रॉट ऑन जिसमें पैराडॉक्स, आयरनी और निगेटिविटी, ये सारे हमने लास्ट स्लाइड पर अच्छे से समझ लिए हैं. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आप सब जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं एंड तक मुझे अच्छे से बताइए कि आपको इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी अच्छे से समझ में आया या नहीं. अगर नहीं समझ में आया प्लीज़ आस्क मी, मैं आपको दोबारा से इसको समझा दूंगी. विमसेट, द वर्बल आइकॉन. अब लास्ट में अच्छे से दिमाग में एक चीज़ को बिठा लीजिए. व्हाट इज द कोर आइडिया ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म सॉरी. रीड द टेक्स्ट क्लोजली. Explain how its language and form produce meaning. Text and only text. So this is all about new criticism. ठीक है.
Don't simply ask what the text say. Ask how the text create its meaning. हो गया इसका कोर आइडिया. तो आई होप इन न्यू क्रिटिसिज्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत ज़्यादा इजी लगा हो. आप इसको अच्छे से पढ़िए. कमेंट मी. थैंक यू फॉर वॉचिंग लेट क्वेस्ट बाय जीतू. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय.